Okay, so let's start collision. Okay, तो कोलिजन में कुछ चीज़ों को ध्यान रखने हैं, मैं पहले उनको बोल दूं। मोस्टली जो सिलेबस में हमें कोलिजन करने हैं वो दो बॉल्स के बीच के कोलिजन को करना है। ओके, द अदर हैज मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u1 मूविंग विथ वेलोसिटी u2। बात को ड्यूरिंग कोलिजन this happens. During collision their shape deform. Okay, and as a result initially they had only kinetic energy, but during collision a part of their kinetic energy will be converted into potential energy. I'm talking about all collisions. ध्यान रहे, इलास्टिक इनइलास्टिक कोई सा भी हो, सारे कोलिजन्स के लिए ये बात कॉमन है that initially the balls have kinetic energy. During collision a part of kinetic energy gets converted into potential energy, and after collision if the balls do manage to separate by reducing all deformation, right, कि ये क्या हुआ, ये शेप इनका फिर से रिफॉर्म हुआ v1 v2। अब ध्यान रखिए, if reformation is complete, मतलब जितना डिफॉर्म हुआ है अगर वो पूरा रिफॉर्म हो गया तो ये कोलिजन कहलाएगा इलास्टिक, और ऐसा होने पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल। बट even in elastic collision kinetic energy during collision will be lesser than initial or final value. ओके, सो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन किसी भी तरह का हो, डिफॉर्मेशन तो होना ही है, इनएविटेबल, एंड इफ दे रिफॉर्म कंप्लीटली द कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक। अगर वो रिफॉर्म करते हैं कंप्लीटली तो कोलिजन को इलास्टिक बोलेंगे, और बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट if reformation is not complete, ये complete नहीं हुआ, then this is called inelastic, and obviously ऐसे केस में final kinetic energy will be less than initial kinetic energy. ऐसे केस में final kinetic energy will be lesser than initial kinetic energy when reformation is not complete reform नहीं हुआ, okay, then it is called inelastic collision. और यहीं पे ध्यान रखिए कि if deformation remain as such, that is nothing reforms, जरा सा भी जो डिफॉर्मेशन है वो रिफॉर्म नहीं हुआ, ओके, तो ऐसे केस में ये बॉल्स ऑलमोस्ट साथ जाने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक collision. This is called collision, and here loss of kinetic energy is maximum. So in which collision kinetic energy loss is maximum? So it is perfectly inelastic collision. It is perfectly inelastic collision in which loss of kinetic energy
is maximum. Perfectly inelastic collision में loss of kinetic energy is maximum. Maximum loss of kinetic energy occurs in perfectly inelastic collision. तो एक तो ऐसे आपने याद रखने हैं. दूसरी बात कि बॉल्स के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान रखना है कि ये लगेगा क्योंकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है. और दूसरा इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सेंस की इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. ओके, अब आप इन इक्वेशंस पे नहीं जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान देंगे. आपको मैं 2-3 ऑप्शंस देता हूं, आप जो भी इनमें से सूटेबल लगे आप कीजिएगा. हेड ऑन कोलिजन कहते हैं वन डायमेंशन कोलिजन को, जो एक ही लाइन पे होता है. हेड ऑन कोलिजन कहते हैं वन डायमेंशन कोलिजन को, जो एक ही लाइन पे होता है. इसमें V1 is M1 minus EM2 by M1 plus M2 U1 plus M2 into 1 plus E upon M1 plus M2 into U2. अब मेरा सजेशन है या तो आप इसे याद रख लीजिए, ठीक, मैं और ऑप्शंस दूंगा अगर ये याद नहीं हो रहा है तो. ये काम करेगा फॉर ऑल इलास्टिक, इनइलास्टिक, ऑल कोलिजन्स वेयर E इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसकी भी बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की भी बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन. ओके, E का वैल्यू 1 होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन, E का वैल्यू लेस देन 1 होता है फॉर इनइलास्टिक, एंड E का वैल्यू परफेक्ट 0 होता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक E का वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगा. अब E के वैल्यूज हमें डालने हैं फॉर इलास्टिक, इनइलास्टिक इनके लिए. तो या तो आप इस इक्वेशन को याद रखिए. अब V2 अगर ये आपको याद है तो 1 की जगह पे आपने क्या डालना है 2, 1 की जगह पे आपने डालना है 2 और 2 की जगह डालना है 1. V2 मिल जाएगा, सेकेंड बॉल की वेलोसिटी मिल जाएगी. तो देखिए 1 की जगह पे डालिए 2 M2 माइनस E, 2 की जगह पे डालिए 1 बाई, डिनोमिनेटर में तो चेंज भी करोगे तो भी यही आएगा. 1 की जगह पे डालना है 2, 2 की जगह डालना है 1 और 2 की जगह डालना है 1. राइट, तो एक इक्वेशन आपको इनमें से याद रखना होगा, प्रेफरेबली V1 का याद रखिए. सारे इलास्टिक, इनइलास्टिक सब में काम करेगा. ये E का वैल्यू जो भी है सूटेबल आप डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. तो ये तो हो गया जनरल वन, एक फॉर्मूला फॉर ऑल पर्पसेस. हम डालेंगे, फटाफट आंसर निकाल लेंगे. कब? हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन कहते हैं जब स्ट्रेट लाइन में कोलिजन होता है, तो जब मोशन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तब ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा. V1 याद रखेंगे, इसकी जगह पे V2 डाल लेंगे. राइट, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 balls moving with velocity 2u and u, mass is m, mass is 2m, and they collide elastically. Find velocity of balls after head-on collision. Collision is head-on. तो सीधा सीधा है, मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं फॉर्मूले से करूंगा. क्या? M1
minus em2 by m1 plus m2 into u1 plus m2 into 1 plus e by m1 plus m2 into u2। अब डाल लिया, m1 की जगह पे m माइनस इलास्टिक कोलिजन है तो 1, m2 की जगह पे 2m बाई m प्लस 2m 3m, u1 की जगह पे 2u प्लस m2 is 2m into 1 plus 1 elastic collision है, m plus 2m 3m into u2 is u, so this is equal to minus 1 by 3, तो minus 2u by 3 plus 2 to the 4, 4u by 3, so it is equal to 2u by 3। अब चलिए मैंने एक तो लिख लिया फॉर्मूला रट के, अब दूसरा मुझे फॉर्मूला नहीं लिखा जा रहा, तो मैं अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, क्योंकि एक बॉल का कोलिजन के बाद वेलोसिटी मिल गया तो दूसरा भी मिल जाएगा। क्या m इंटू 2u प्लस 2m इंटू u इज इक्वल टू, पहले बॉल का कोलिजन के बाद 2u by 3 है तो दूसरे का मास है 2m, वेलोसिटी v2। अब हम निकाल लेंगे इनसे, m सारे कट गए, 2u plus 2u 4u is equal to 2u by 3 plus 2v2, लेफ्ट में लाकर सब्ट्रैक्ट किया, 3 4 जा 12, 12 minus 2 10, 10 by 3 by 2 करेंगे 5 by 3, 5 by 3u is equal to v2, ये मिल गया दूसरे की वेलोसिटी। सो कोलिजन इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, आई वुड सजेस्ट कि ये फॉर्मूला का यूज सबसे कन्वीनियंट है और अच्छा है। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, सेग्रीगेटेड है, थोड़ा बहुत देखने के बाद आप याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल पर्टिकुलर केसेस में जाएंगे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो भी ऑप्शंस हैं। जैसे इलास्टिक कोलिजन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है और आप यूज करते गए होंगे अब तक। से बॉल्स अगर m1 है और इनका मास है m2, इलास्टिक कोलिजन है, तो देखिए एक तो हमारे पास है मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। एक तो ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन है। दूसरा, अगर ये कोलिजन इलास्टिक हेड ऑन है, देन कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो इन बॉल्स के वेलोसिटीज हैं उनमें एक रिलेशन होता है, u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2, u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2। मतलब फर्स्ट बॉल का कोलिजन के पहले और बाद में जो वेलोसिटी का सम है, सेकेंड बॉल के कोलिजन के पहले और बाद में जो वेलोसिटी का सम होगा उसके बराबर होगा। सो जब भी कोलिजन होगा हेड ऑन इलास्टिक, तो आप ये दो तरह के इक्वेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पहले वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन है ही, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, तो हम लोग उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर वो आपने लिख दिया तो समझ जाइए एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में लीनियर का डेटा डाल करके सॉल्व करना 3-4 मिनट का काम है। सो ऑब्वियसली आपको उसे अवॉइड करना है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पीछे वाला फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो इलास्टिक कोलिजन क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो हम ये ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे ऐसा कहा, किसी ने कहा कि ये एक बस है, it is moving at velocity of 5 meter per second and there is a ball which is coming backwards at 8 meter per second। बॉल का मास बहुत कम है, बस के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना होगा? ओके, 8 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन? नो 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 नो,
एक लार्ज साइज्ड बॉडी का वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं। एक बॉल से बस को हिट करोगे तो बस की वेलोसिटी थोड़ी बदलनी है। ओके 3, 2, 8 ये सब आंसर्स बोले हैं आप लोगों ने। अब मैं जरा इसको यूज करता हूं, किसे, u प्लस वी वन इज u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2, u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2। ओके सो u1 प्लस v1 में क्या होगा, ये बस की वेलोसिटी पहले 5 थी, बाद में भी 5 रहेगी, वो थोड़ी ना बदलने जाएगा। एंड जो बॉल है इसकी वेलोसिटी पहले थी -8, बाद में हो जाएगी v2। सो अब क्या हुआ, 5 and 5 10, और 10 में ये 8 ऐड करो, कितना हुआ 18 इज v2। अब बोलो कहां आपने गलती कर दी, बोलिए बोलिए। वो तो जितना आप लोग जोड़ के बोल रहे, जो बोले हैं आंसर, वो सब जोड़ के भी इतना नहीं हो रहा है। देखो ना, 3, 2, 8, 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 3 इज 13, अब भी 5 कम रह गया। तो देखिए, जहां एक मास बहुत ज्यादा हो तो वहां पे तरीका काम कर जाता है। u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2, पहले का कोलिजन के पहले और बाद में वेलोसिटी इज इक्वल टू सेकेंड बॉडी का कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का वेलोसिटी, ये इक्वल होते हैं इलास्टिक हेड ऑन में। ओके और तो आपने पता ही है कि आपको पता ही होगा कि दो सेम मास के बॉल्स के बीच अगर कोलिजन होते हैं, से इनकी वेलोसिटी है u1, इनकी वेलोसिटी है u2, देन आफ्टर कोलिजन हेड ऑन, अगर ये इनके बीच का कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, तो इनकी मास, इनको मिल जाएगा u2 और इनको मिल जाएगा u1। so after head on elastic collision their velocities are interchanged, so इनके velocities interchange होते हैं आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो ये तो सेम मास का आपने पता ही है। तो चलिए सेम मास पे क्वेश्चन करते हैं। एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके द बॉल्स हैव सेम मास, balls have same mass, they have velocity u, find velocity of ball, find final velocity of balls after head on elastic collision, after head on elastic collision, find final velocity of these balls after head on elastic collision। so the answer is the first 3 balls 1, 2, 3 will stop and the last 2 ball will move with velocity u। whenever you see such collision you consider collisions one at a time। आप क्या करेंगे, इसका कोलिजन इनके साथ देखेंगे पहले, तो इससे क्या होगा, ये u से जा रहे हैं, ये 0 है, तो ये हो जाएंगे 0 और अपनी वेलोसिटी दे देंगे इनको। अब ये u वाला इस 0 को हिट करेगा तो इनकी हो जाएगी 0, इनको मिल जाएगा u। अब फिर क्या होगा, ये u वाला इस 0 को हिट करेगा, इनकी हो जाएगी 0, इनका हो जाएगा u। अब ये u वाला इनको हिट करेगा, इनका हो जाएगा 0, इनका हो जाएगा u। अब फिर ये अगला इनको हिट करेगा, इनका हो जाएगा u, इनका हो जाएगा 0। फिर ये इनको हिट करेगा, इनका हो जाएगा 0, इनकी हो जाएगी u। सो दिस वे सारे पहले वाले बॉल्स आ जाएंगे रेस्ट में और लास्ट के 2 बॉल्स जाने लगेंगे। आप कभी भी ऐसे कोलिजन्स को बोथ एट अ टाइम ना लें कि नहीं इसको 2m ले लें, इसको 3m ले लें और अब कोलिजन करा दें, नहीं। दिस बॉल्स आर नॉट अ रिजिड बॉडी, वो थोड़ा सा धक्का लगेगा, दोनों अलग हो सकते हैं। सो collision between them will be seen one at a time, so collision between them should be seen one at a time, one at a time। एक बार में एक एक बॉल्स के बीच का कोलिजन हम लोग यहाँ ऐसे केस में देखेंगे, एक बार में एक एक बॉल्स के बीच का कोलिजन हम लोग देखेंगे। सो इस तरह यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऐसा होगा, पहले 3 वाले आ जाएंगे रेस्ट में और बाकी के 2 आगे चलने लगेंगे, राइट। एक ही केस है जो आपने याद रखने हैं।
ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। इसमें एक बहुत परफेक्ट केस होता है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है या पूछा गया है, वो है आइडेंटिकल मास के दो बॉल्स, आइडेंटिकल मास के दो बॉल्स और इनके बीच में कोलिजन हुआ सच दैट ये आ रहे थे यू से और यहां पे एंगल कुछ है थीटा और दूसरा वाला था रेस्ट में। कंडीशन क्या होता है, मास सेम, दोनों बॉल्स के मास सेम है, ओके। एंड सेकेंड बॉल एट रेस्ट, सेकेंड बॉल एट रेस्ट, सेकेंड बॉल एट रेस्ट, दूसरा बॉल जो है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। और तीसरी कंडीशन है कि ये कोलिजन इलास्टिक है, ये कोलिजन इलास्टिक है। तो सुनिए अब क्या करना है, जो दोनों बॉल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, जो ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल। एंड कॉमन नॉर्मल को, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर को हम लोग याद इसलिए रखेंगे, कॉमन नॉर्मल को हम लोग याद इसलिए रखेंगे बिकॉज कोलिजन फोर्स एक्ट्स अलोंग कॉमन नॉर्मल, कोलिजन फोर्स acts along common normal, collision force acts along common normal। ओके, अब सुनिए, देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस u को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मैंने इस u को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, u cos थीटा एंड u sin थीटा, मैंने इस u को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, u cos थीटा एंड u sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ओके, अब कहा कि क्योंकि फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्ट करेंगे, उस कोलिजन का नॉर्मल के अलोंग लगेगा, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो नॉर्मल के अलोंग ही आएंगे, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो दिस u sin थीटा शुड रिमेन कांस्टेंट, सो दिस u sin थीटा शुड रिमेन कांस्टेंट। Okay, now here I have along the common normal, along the common normal दो बॉल हैं, सेम मास के हैं, इनका कोलिजन इलास्टिक है और हेड ऑन जैसा लग रहा है। तो अगर ये u cos थीटा से आ रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और इनकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, मतलब आगे वाला बॉल जो है वो जाने लग जाएगा विथ u sin थीटा और जो पीछे वाला बॉल है वो कॉमन नॉर्मल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, अभी तो सीखा है कि वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, जब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो ये वेलोसिटीज होते हैं इंटरचेंज, लेकिन पहले वाले बॉल को एक वेलोसिटी तो u sin थीटा था, तो पहले वाले बॉल को एक वेलोसिटी u sin थीटा ऑलरेडी था, तो देखिए इसके पास वेलोसिटी इधर हो गई, इसके पास इधर हो गई, सॉरी, दिस इज u cos थीटा नॉट sin थीटा, ये u cos थीटा है, ये u cos थीटा है नॉट sin थीटा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट cos थीटा था, ये कंपोनेंट cos थीटा था, तो cos थीटा ही तो इंटरचेंज होगा, तो ये इंटरचेंज हो गया। सो फाइनली द बॉल्स मूव एट 90 डिग्री, तो एंगल पे भी ध्यान रखिएगा, एंड देयर वेलोसिटीज बिकम u cos थीटा एंड u sin थीटा, so their velocities become u cos theta and u sin theta। ओके, सही बात है। So now let's see some other types। इनइलास्टिक कोलिजन फॉर्मूला हमने लिख दिया। इनइलास्टिक कोलिजन अगर से दो बॉल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, one is moving with velocity u1 and the other is moving with velocity u2। okay, if it is case of perfectly inelastic collision, if it is case of perfectly inelastic collision, right, then if it is case of perfectly inelastic collision, then in case of head-on perfectly inelastic collision they will keep on moving with same velocity,
m1 m2 सेम वेलोसिटी, तो यहाँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन अकेले काफी है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v प्लस m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि दोनों राइट। लेकिन इसमें एक टर्म याद रखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, सो क्योंकि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे अकर होता है इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है। सो लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square into u1 minus u2 whole square. So in perfectly inelastic collision, this much is loss of energy. Okay, अब आप कहेंगे कि किसी दूसरे एनर्जी कोलिजन में क्या लॉस ऑफ एनर्जी है। सो लॉस ऑफ एनर्जी in any other collision of two balls can be written as half m1 m2 by m1 plus m2, ये वही है रिड्यूस्ड मास जो लास्ट डे जिसका नाम लिया था, into u1 minus u2 whole square into 1 minus e square, where e is कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करने वाले हम लोग, where e is कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, where e is coefficient of restitution, coefficient of restitution, right. Loss of energy, this ये अपर वाला है in case of perfectly inelastic, in perfectly inelastic, और ये इन जनरल किसी भी कोलिजन का। तो इलास्टिक में तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होता ही नहीं है, तो ई की जगह पे 1 डाल देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की जगह पे आप 0 डालेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की जगह पे आप 0 डालेंगे, ई की जगह पे 0 डालेंगे तो ये मैक्सिमम लॉस दिखा देगा। इनइलास्टिक कोलिजन में आंसर आ जाएगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड दो बॉल्स के ही क्वेश्चंस क्योंकि कॉमन होते हैं कोलिजन में, तो इनमें ऐसे आप देख सकते हैं। ओके, अब एक बात जरा मेरी ध्यान से सुनो, एनर्जी से रिलेटेड ये एक बार पूछा है पर आगे कभी भी आ सकता है। यहाँ पे आंसर हम लोग लॉजिकली बना सकते हैं। क्या? एक बॉल का मास है m, दूसरे का भी मास है m, इनके पास स्पीड है u, इनके पास स्पीड है 0 और इनका कोलिजन है इलास्टिक हेड ऑन। व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी is lost by first ball in collision? बोलिए। पहले बॉल, देखिए टोटल लॉस ऑफ एनर्जी तो नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी तो नहीं है। बॉल्स में से फर्स्ट बॉल ने क्या परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज किया है? फर्स्ट बॉल ने क्या परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपना लूज किया है? Anyone? 100? Yes, right, 100% आंसर आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, 100%। परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, दो आंसर आए हैं, दोनों में कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, सेकंड थर्ड अपने आंसर्स बदल लिए हैं। सेकंड, यस, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द बॉल्स हैड सेम मास, जब बॉल्स का मास सेम था, इस पहले बॉल ने 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज कर दिया था अपना। अब इससे ज्यादा क्या लॉस हो सकता है? कुछ भी नहीं। अब अगर इसका मास हम थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लूज 100%, कुछ तो इसके पास रह जाएगा, so it will be less than 100%। so ये एक हिंट मिल गया कि जैसे जैसे मास में वेरिएशन आएगा, परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट will keep on decreasing, like if the first ball has mass very high, बहुत ज्यादा है, जैसा वो बस वाला केस था,
तो ये जरा सा भी नहीं लूज करेगा, 0%। सो एक इंडिकेशन मिल गया कि जैसे जैसे मास रेशियो इज एनर्जी लॉस्ट बाय दैट बॉडी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि मास जब इक्वल होता है तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है। सो देयरफॉर 2m, m के बाद 2m, फिर है 3m। सो इसने लूज किया 100%, तो ये करेगा लेस देन 100, ये भी करेगा लेस देन 100। बात तो सही है, लेकिन ये करेंगे मोर, ज्यादा लूज करेंगे, ये लेस लूज करेंगे, क्योंकि इनका इनसे मास बहुत दूर है, 3m, ये डबल है। ओके, सो फर्स्ट E1 विल बी मोर देन E2, कि ये सेम होते अगर तब तो मतलब ही नहीं, 100% लूज करना था, लेकिन इनका मास डबल है तो 100 के नजदीक होगा ये, और 3m वाला क्योंकि दूर है तो 100 से ज्यादा कम होगा। क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कह रहा है व्हाट इज लॉस्ट बाय द फर्स्ट बॉल। Obviously it is an elastic collision, so total loss of energy here is 0. So total loss of energy here is 0. This is elastic collision, so total loss of energy here is 0. But फर्स्ट बॉल ने 100% एनर्जी लूज किया, तो मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले बॉल के पास है हाफ mu स्क्वायर या हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वायर। अब कोलिजन के लॉस निकालेंगे, बट दैट इज टीडियस वर्क, लेंदी वर्क। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी, relative velocity along common normal, relative velocity along common normal, कौन सी वाली, तो आफ्टर कोलिजन। ये ऊपर में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल आफ्टर कोलिजन। मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच नहीं लिखूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल बिफोर कोलिजन। इट सिंपली मीन कि दो बॉल जो कोलाइड करेंगे, दो बॉल जो कोलाइड करेंगे या दो बॉडीज जो कोलाइड करेंगे, उनका कॉमन नॉर्मल देख लीजिए, ये है V1, इधर को है V1 और बाकी जो भी हो उससे मतलब नहीं। तो E इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे हम लोग, कोलिजन के बाद दूसरा बॉल भाग रहा है V2 से नॉर्मल में और पहला वाला चेज कर रहा है V1 से नॉर्मल में। कोलिजन के पहले मान लीजिए पहला वाला दूसरा वाला रेस्ट में था, तो इसको डालेंगे 0 माइनस, और पहले वाले का नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होगा u cos थीटा, पहले वाले का नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होगा u cos थीटा। देन E इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1 बाई माइनस u cos थीटा। सो देखिए, जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखते हैं, जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखते हैं, यू विल सी दैट दिस माइनस साइन गेट कैंसल्ड। ये जो माइनस साइन है वो कैंसिल हो जाते हैं। सो माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे और E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई u cos थीटा। E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई u cos थीटा। ये आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। सो जिधर भी हमारा कॉमन नॉर्मल हो उधर को हम करेंगे, राइट। सो कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे। तो चलिए जरा इसको सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते, सिंपल एग्जांपल से देखते, फिर धीरे धीरे इसको यूज में लाएंगे। एक सरफेस है ऐसा, और एक बॉल है, जो इस सरफेस को हिट करता है विथ स्पीड u। फाइंड velocity of ball after perfectly inelastic collision with surface। बॉल वर्टिकली गिरता है, बॉल वर्टिकली फॉल करता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए नॉर्मल, परपेंडिकुलर, कॉमन नॉर्मल।
अब ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा, वो आप जोड़ के देख लीजिए, ये भी 60 का हो जाएगा। मैंने कहा था कैसे एंगल देखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तो वर्टिकल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के साथ भी 60 ही फॉर्म करेंगे। ओके 60। अब u के कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, u का ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos 60 एंड u का ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin 60। u का ये कंपोनेंट होगा u cos 60, ये होगा u sin 60, राइट। अब क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन केवल कॉमन नॉर्मल की गारंटी लेता है। सो लिखेंगे E परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E का वैल्यू होता है 0 माइनस कोलिजन के बाद, अब ये बॉल मुझे नहीं पता कितने से गया, लेट इधर को गया V2 से, तो लिखेंगे V2 माइनस, सरफेस तो कहीं जाएगा नहीं, सरफेस तो रेस्ट में रहेगा। अब ये बॉल कोलिजन के पहले अंदर जा रहा था तो इसीलिए माइनस कितना u cos 60 एंड सरफेस तो पहले भी कहीं नहीं जा रहा था तो 0। देखिए माइनस माइनस कट गए, एनीवे कटे ना कटे V2 0 आना था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 था, तो V2 हो गया 0, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में नॉर्मल के अलोंग की वेलोसिटी हो जाएगी 0। बट नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी रेस्ट में आता है, नहीं, इधर को वेलोसिटी जो है वो तो टिका रहेगा। कौन सा? u sin 60। so u sin 60 will remain as such, u sin 60 will be final velocity, u sin 60 will be final velocity, और ये वेलोसिटी बाद में भी टिका रहेगा along the incline, u sin 60 along the incline velocity बाद में भी फाइनली बना रहेगा, u sin 60 velocity फाइनली भी बना रहेगा इनके साथ। So this is final velocity u sin 60. डाउट? सही है ना? सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये मत लीजिएगा कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, नहीं, ये पैरेलल टू द सरफेस बना रहेगा वेलोसिटी। ओके, से एग्जांपल, एक बॉल इधर को 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है एंड ये एंगल है सम 37 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर collision whose E is equal to 3/4। करके देखिए। टेन cos 37, इधर को 10 cos 37। ओके, आंसर आया 3/5। 3/5 ऑफ व्हाट? 10। वेलोसिटी चाहिए मुझे। ओके, सो 10 के कंपोनेंट 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, सो इट बिकम्स 8। अब क्या हुआ, पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है V2 माइनस
माइनस सरफेस का तो 0 डिवाइडेड बाय कोलिजन के पहले वेलोसिटी थी अंदर 8 और सरफेस का 0, माइनस माइनस चला गया। और अच्छा एक और आंसर आया, ये आया u 3u by 5√2. Okay, let me see. Okay, so here we have e का वैल्यू 3/4 डाल लिया, तो 4 2 जा 8, so 3 2 जा 6, v2 is equal to 6, और ये 10 sin 37 is 10 and sin 37 is also 3/5, so 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो कोलिजन के बाद v1 है 6 और v2 भी आ गया 6, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये भी 6 ये भी 6 तो नहीं हो जाएगी, √6² प्लस 6² is 6√2. It will come as 6√2. ओके, ऐसे इस तरह आप ब्रेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन। एनीवे आज इतने ही रहने देते, कल फिर करेंगे यहाँ से आगे। लेकिन ये क्या है, देखिए रिवीजन का काम है कि आपको एक स्टार्ट दे दें चैप्टर में, टॉपिक में, उसमें कुछ पॉइंट्स बता दें, रेस्ट आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस डालिए। आप थोड़ा we were doing collision. So in collision, see a ball hits a surface, fixed surface with velocity u and coefficient of restitution is e, then the ball rebounds with velocity v, then v is given as e times u. क्योंकि सरफेस जो है वो फिक्स्ड है, वैसे e का इक्वेशन लिखना लास्ट डे देखा था, माइनस वेलोसिटी, relative velocity after collision by relative velocity before collision. So v is eu. So this way the ball may undergo multiple collisions. This way the ball may undergo multiple collisions. It will go up, again come down. So let me call this velocity as v1. Then again when it hits the surface, its velocity is v1, and now it rebounds with velocity v2. Then v2 will be equal to e times v1. And this way, इस तरीके से vn is equal to e times v n minus 1, और vn is equal to, इसको बैकवर्ड इटरेट करेंगे तो ये बन जाएगा e raised to power n into u. So velocity after nth collision becomes e raised to power n u. Velocity after nth collision becomes e raised to power n u. Okay, so ये रिजल्ट्स हम याद रखेंगे, इनके डेरिवेशन या कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, कुछ सर्टेन रिजल्ट्स हैं उनको रेडीमेड याद रखिए। You won't have to remember it for more than 2 months now. 2 महीने मैक्सिमम अब आपको और याद रखने हैं, 2 महीने तो रख ही लेंगे आप। ओके, देन अगर कहता है कि बॉल अगर h हाइट से फॉल किया और रिबाउंड करता है टू हाइट h1, तो बिकॉज हाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, याद हो मैक्सिमम हाइट इज u²/2g, देयरफॉर हाइट रिबाउंडेड is e square times h. So after nth collision, the height rebounded hn is e raised to power 2n, into h. Height rebounded after nth collision is e raised to power 2n h. Height rebounded is e raised to power 2n h, height rebounded after nth collision. Okay, so height and velocity. Okay, 2 more results. अगर टाइम कहता है कि ये बॉल ऊपर से नीचे आने में t टाइम लेता है, ओके, ऊपर से नीचे आने में t टाइम लेता है और रिबाउंड करते समय नीचे से ऊपर जाने में t1 लेता है, then time is linearly related to velocity. So t1 is e times t after nth collision,
after nth collision the time Tn will be e raised to power nt. After nth collision the time Tn will be e raised to power n and t. After nth collision this will be value. Okay, now अब यहाँ पे दो रिजल्ट और है. जब किसी बॉल को h हाइट से, एक मिनट पीछे करिएगा, एक बार पीछे. ओके ओके हो गया सर, हो गया. ओके. अगर बॉल h हाइट से फॉल करने को छोड़ा गया है, h हाइट से फॉल करने को छोड़ा गया है और इसको नीचे आने में, सी आई विल हैव टू रीस्टार्ट दिस मीटिंग. ये मीटिंग रीस्टार्ट करनी पड़ेगी बिकॉज ये मीटिंग रीस्टार्ट करनी पड़ेगी बिकॉज पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. सो आई विल इमीडिएटली रीस्टार्ट इट. If the ball falls from height h and takes time t, if the ball falls from height h and takes time t to fall and coefficient of restitution is e, then number of collisions is infinite. Then number of collisions is infinite. And second point, number of collisions is infinite and total travel time, t is small t, जो पहली बार फॉल करने में टाइम लगा, into 1 plus e divided by 1 minus e. Total time is t, पहली बार फॉल करने में जो टाइम लगा, into 1 plus e by 1 minus e. And total distance traveled is h. And as you know, height में e का स्क्वायर इन्वॉल्व है. सो फॉर्म यही है पीछे वाला, लेकिन e की जगह पे e का स्क्वायर इन्वॉल्व होगा. सो height h, then distance will be h into 1 plus e square by 1 minus e square, and total travel time, total journey time will be t into 1 plus e by 1 minus e. ये any doubt? ओके, तो ये टर्म्स ध्यान रखिएगा. ये नहीं कि इनफाइनाइट कोलिजन है तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, नहीं. याद रखिए, इनफाइनाइट चीजें होने में भी टाइम फाइनाइट हो सकता है. इनफाइनाइट बार कोलिजन करने के बाद भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइनाइट हो सकता है. तो ये रेडीमेड रिजल्ट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आते हैं. ओके, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा. Okay, next we will be doing. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं. एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आईआईटी का, लेकिन अब क्योंकि इतने साल हो गए हैं कि वो जेई मेन या नीट किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है. वो जेई मेन या नीट किसी में भी रिपीट हो सकता है.
ओके, सो क्वेश्चन है ऐसा, this height is so that 5 meter. A block slides here of whatever mass, we are not bothered. The block slides here, block slides on smooth surface. Find velocity of block after perfectly inelastic collision with second surface. That means this surface. Okay. ग्रेविटी असिस्टेड मोशन में मैंने कहा है जितना हाइट नीचे आएगा √2gh, 2 into 10 into 5, it is 10 meter per second. Okay, so now as the block hits the second surface, 5√3. ओके, एक ही लोग हैं जो आंसर जनरल, 2-3 लोग हैं, ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए. ओके, और सही भी बताते हैं. सो जो ब्लॉक ने सर्फ 10 मीटर पर सेकेंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बट द सरफेस मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो पहला काम क्या, नॉर्मल खींचिए. ये रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री, ये रहा नॉर्मल. अब इस वेलोसिटी का नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट 10, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, 10 cos 60. और सरफेस के अलोंग वेलोसिटी 10 sin 60. sin 60 is √3/2, 5√3. Because it makes perfectly inelastic collision with the second surface. So ये जो velocity है 10 cos 60 which is 5, ये rebound करेगा with velocity v is equal to e times 5, but perfectly inelastic का तो e ही 0 है, so ये rebound करेगा with v equals to 0. लेकिन नॉर्मल में वेलोसिटी 0 होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक में सरफेस के अलोंग की वेलोसिटी तो प्रिजर्व्ड रहेगी. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड. यह आंसर 5√3 मीटर पर सेकेंड रहेगा. ठीक, सो ये ध्यान रखिएगा. ओके, वेट, हमने टॉपिक करने हैं एक्सप्लोजन. ध्यान से सुनिएगा, इसमें 5-10 मिनट का मेन पॉइंट एक्सप्लेन करना है मुझे. एक्सप्लोजन में 5 से 10 मिनट का पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है. ओके, से अ बॉडी which explodes, a body which explodes. ये सिस्टम पहले से रेस्ट में था. ये एक सिस्टम है जो पहले से रेस्ट में था और अब ये एक्सप्लोड करता है. तो एक्सप्लोड करेगा 2 पार्ट्स में. ये एक्सप्लोड करेगा 2 पार्ट्स में. ओके, सो 2 से ज़्यादा में भी कर सकता है. तो एक्सप्लोजन का सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. मोमेंटम रिमेन
कांस्टेंट, मोमेंटम जो इनकी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर पहले से रस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम 0, मोशन में है तो पहले से मोमेंटम है इनके पास। ठीक, चलिए, तो से मान लिया रस्ट में है। अब ये दो मास में ब्रेक हुआ m1 एंड m2, एक की वेलोसिटी अगर v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, देन एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है, देन 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, ये 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम हो गया टोटल, इस सिस्टम का मोमेंटम टोटल हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, करेक्ट है। सो टोटल मोमेंटम 0। अब यहां से हमें v1 और v2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। बिसाइड अगर एनर्जी की बात करें तो कोलिजन के बाद, सॉरी एक्सप्लोजन के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। एनीवे, ये तो हो गया रिग्रेस तरीका कैलकुलेट करने का। अब जरा बात ध्यान से सुनिए, जब m1 v1 प्लस m2 v2 0 है तो m1 v1 is p1, m2 v2 is p2, then p2 is equal to minus p1, then p2 is equal to minus p1, मतलब मोमेंटम दोनों के बराबर है, मोमेंटम दोनों के बराबर है, मोमेंटम दोनों के बराबर है, करेक्ट, इन दोनों के मोमेंटम बराबर है। अब जब काइनेटिक एनर्जी आप लिखने जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी p1 स्क्वायर बाई 2m1, kinetic energy 1 will be p1 square by 2m1 and kinetic energy 2 will be p2 square by 2m2 and kinetic energy 2 will be p2 square by 2m2, kinetic energy 2 will be p2 square by 2m2। now see, ये जो दोनों मोमेंटम है ये तो है बराबर। अगर मान लीजिए m1 है स्मॉल, m1 है स्मॉल, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा ज्यादा, लार्ज। तो ये बात आप लॉजिकली याद रखिए, क्या कि अगर एक बॉडी एक्सप्लोड करता है इन 2 और 3 और मोर फ्रैगमेंट्स, देन जिसका मास होगा बहुत कम वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो स्मॉलर मास गेन larger share of kinetic energy, जो जितना छोटा मास होगा वो उतना ज्यादा शेयर लेगा काइनेटिक एनर्जी का। ये बात लॉजिकली याद रखिए, कुछ साल में तो ये फैक्ट ही मुझे आंसर दिला गया। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है कि स्मॉलर मास गेन लार्जर शेयर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना है। पिछले दिन एक फैक्ट कोलिजन में भी बोला था, क्या बोला था कि जब दो कोलाइडिंग बॉडीज के मास में डिफरेंस है, जितना ज्यादा मास में डिफरेंस है तो ये जो दूसरा मास है इट लूजेस वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब मास दोनों का सेम था, कोलिजन भले इलास्टिक ही क्यों ना हो, फर्स्ट बॉडी जिसको स्पीड u दिया था इट लॉस्ट 100% ऑफ एनर्जी, इट लॉस्ट 100% ऑफ एनर्जी, इट लॉस्ट 100% ऑफ द एनर्जी, इट लॉस्ट 100% ऑफ द एनर्जी। सो दो मास जो लूज करते हैं वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दो मास हैं सो इट लूजेस वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत छोटा परसेंट काइनेटिक एनर्जी का ये लूज करते हैं, ये बहुत छोटा परसेंट काइनेटिक एनर्जी का लूज करते हैं, राइट। सो इट लूजेस वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो दो मास हैं, अगर ओके, से एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर का, अ न्यूक्लियस, a nucleus say of mass number m is equal to
104 atomic mass units. It emits alpha particle. It emits an alpha particle. It emits an alpha particle. ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है. टोटल एनर्जी released is 5.05 mega electron volt, something like this. ऐसा कुछ दिया था, 5.05 था या 5.01 था, मुझे नहीं पता, ऐसा ही कुछ नजदीक का था. How much is kinetic energy of alpha particle? How much is kinetic energy of alpha particle? No. See, a particle निकला V1 से, एटम रिकॉइल किया V2 से, इनिशियल मोमेंटम है 0. अब मास ऑफ अल्फा इंटू V1 प्लस मास ऑफ पेरेंट जो बचा हुआ है इंटू V2. तो क्या हुआ, इसका मतलब P1 प्लस P2 इज 0. That means P1 is equal to minus P2. Then kinetic energy of 1 will be P1 square by 2m1 and kinetic energy of 2. Yes, जितना क्लोज आप जाएं उतना अच्छा. Kinetic energy of 2 is P2 square by 2m2. अब देखिए जरा kinetic energy का रेशियो क्या है. ये हो गया 25 का रेशियो, मतलब kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 which is 5.01 mega electron volt. Kinetic energy 1 मतलब alpha, kinetic energy 2 is kinetic energy of alpha by 25 is 5.01 is 5.01 ऐसा. Then kinetic energy alpha plus kinetic energy alpha by 25 is 5.01 mega electron volt. अब सम कीजिए, 26 by 25 kinetic energy of alpha is 5.01 और kinetic energy alpha is 25 by 26 into 5.01. अब बोले 25 by 26 is almost 1. नियरली 1 ही तो है ये. तो क्या हुआ, वेरी क्लोज टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4.9 हो, 4.95 हो, बहुत नजदीक. एक्सप्लोडिंग मासेस में काइनेटिक एनर्जी जो है 2 से ज्यादा फ्रैगमेंट में अगर एक्सप्लोड कर पाएगा, जैसे कहा कि अ मास स्प्लिट्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, mm in ratio 1:1:2, mass ratio 1:1:2. One of the fragment moved with speed v, another moved with speed v in perpendicular direction. Find speed of third fragment after explosion. Find speed of third fragment after explosion. After explosion, ये एक्सप्लोजन के बाद ये जो तीसरा फ्रैगमेंट है इसका क्या स्पीड होगा. एक्सप्लोजन के बाद जो तीसरा फ्रैगमेंट है इसका फ्रैगमेंट ऑफ, ओके, सो मोमेंटम कंजर्व किया 0 इज mvi प्लस mvj प्लस 2m इंटू वेलोसिटी v. सो m कट गए, बच गया v is equal to minus vi minus vj by 2. So speed v is under root v square by 4 plus v square by 4. It is v by root 2. So v by root.
मोमेंटम कंजर्वेशन के दूसरे एस्पेक्ट्स जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिस्टम is at rest. A system consisting of two or more bodies is at rest. Net external force 0. I do not say that net force should be 0, even if in a selective direction external force is 0. Let it be x, let it be y. Then when this happens, then 0 is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus mn delta x, कि पहले से मोमेंटम है नहीं, और पहले से मोमेंटम है नहीं और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक गिवन डायरेक्शन में है नहीं। मान लीजिए x में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस mn डेल्टा xn का सम 0 होगा। ऐसे केस में m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इस तरह इनके सम 0 होंगे, राइट। m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 प्लस mn डेल्टा xn का सम 0 होगा। ओके, से एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल जो बहुत बार पूछे हैं वो है एक बोट ऑफ लेंथ 10 मीटर, बोट ऑफ मास 50 kg and a person, a heavy person of say mass 100 kg. Okay, the person walks to other end of the boat. Find displacement of boat and person. Okay, एक मैं कर देता हूं, फिर आपसे एग्जांपल पूछूंगा अभी। सो सी, ये सिस्टम मेरे कंडीशन को फुलफिल करता है, एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। वाई डायरेक्शन में मुझे जाना ही नहीं है तो वाई चेक ही नहीं करेंगे। एक्स में मोमेंट कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। देन 0 इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अब इन टर्म्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि लेट बोट हैज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x। हम एज्यूम करेंगे कि लेट बोट हैज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, किसी भी डायरेक्शन में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएगा। सो 0, बोट का मास है 50 kg और बोट डिस्प्लेस हुआ है x, प्लस person has mass 100 kg. Now if the boat displaces by x and person reaches other end, so person has actually moved not only 10 but x also, so x plus 10 and 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 0 is x plus 2x plus 20 और 3x is minus 20. 2x plus x 3x, 3x is minus 20 और x is minus 20 by 3 meter. x is minus 20 by 3 meter. x is minus 20 by 3 meter. ये x हो गया। तो सी, डायरेक्शन अपने आप करेक्ट हो गया, हमने लिया बोट आगे गया है, एक्चुअल में बोट पीछे गया था। माइनस का मतलब ही यही है। सो आपको बॉदर नहीं करना है कि किधर जाएगा, राइट लेफ्ट किधर भी चला दीजिए, साइन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ओके, मैं उसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। अ प्लैंक of length 2 meter
and mass 20 kg, and a boy of mass 10 kg standing at one end of the plank, right? ओके, मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, एक और बॉय 20 kg का अदर एंड पे डाल देता हूं. बोथ द बॉयज meet at center of the plank. बात तो करेंगे ना आपस में, हाँ, तो कहाँ एक जगह पे आएंगे. They meet at center of the plank. ठीक, both the boys meet at center of the plank. Find displacement of plank. Assume surfaces to be smooth. जो surfaces हैं उनको आप smooth assume कीजिए. Assume surfaces to be smooth. सर दूसरे बॉय का 2 है 20 है? और 20 kg, सॉरी 20 kg. 2 kg का बच्चा तो बहुत छोटा होगा, बेचारा चल भी नहीं पाएगा. 1/5 मीटर. 2 मीटर. चलिए दो लोगों के और आ गए 1/5 मीटर. ने क्या करना है, पहले मुझे अपने कंडीशन चेक करने हैं. P इज कॉन्स 0, इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं, फ्रिक्शन है नहीं तो x में फोर्स नहीं. दैट मीन्स 0 इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3. ओके, सो 0 इज m1 डेल्टा x1, m1 डेल्टा x1, m1 इज 20. और आपने इमेजिन कर लिया कि ये आगे गए हैं x, जाने दो, प्लस m2 ये है 10. अगर प्लैंक आगे गया है x तो ये पर्सन भी जाएगा. अगर वो कहीं भी नहीं जाएगा तो भी प्लैंक के साथ जाएगा x, लेकिन वो तो सेंटर ऑफ प्लैंक पे गया है. क्या बात करने. प्लस 20. अब 20 वाला कहीं नहीं जाएगा तो भी प्लैंक के साथ जाएगा, लेकिन वो तो पीछे आया है. सो x -1, क्योंकि 2 मीटर लेंथ है, सेंटर होगा 1 मीटर दोनों एंड से. सो 0 इज 50x प्लस 10 माइनस 20, और x इज 1/5 मीटर पॉजिटिव, दैट इज 0.2 मीटर इज राइट आंसर. सही आंसर निकाला, बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो ये चीज इन एब्सेंस ऑफ एंड मोमेंटम 0 इसे यूज किया जा सकता है. ओके, सो हियर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. द 2 ब्लैक होल्स, ब्लैक बन गया तो ब्लैक होल सही. फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच टिल दे कोलाइड. जब कोलाइड करेंगे उस समय इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हर एक का. गिवन एक का मास है m, दूसरे का मास है 2m. इनिशियली रेस्ट में थे, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स बताने हैं. ओके, चलिए मैं भी करता हूं. म्यूचुअल अट्रैक्शन ये है, एक ने F लगाया तो दूसरा भी F लगाएगा. एक्शन रिएक्शन. F इज इक्वल टू MA1. 6R and 3R. Yes, it is absolutely right. एक का एक्सेलरेशन A1, दूसरे का एक्सेलरेशन A2. फोर्सेस सेम है, इसका मतलब इनके एक्सेलरेशंस MA1 is 2MA2. That means A1 is equal to 2A2. अगर एक्सेलरेशंस का ये रिलेशन है, रेस्ट से चले हैं, तो याद रखिए वेलोसिटी का भी यही रिलेशन होगा और इनके डिस्प्लेसमेंट्स का भी यही रिलेशन होगा. ओके, तो ये भी बात वही हुई जो पीछे कर रहे थे हम लोग, बस कहने का तरीका अलग हो गया. अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा आपस में. हेंस their accelerations will be in reverse ratio of their masses. obvious है, फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर सेम होते हैं,
इसीलिए मास जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो डिस्प्लेसमेंट्स भी इसी तरीके के होंगे। एंड when they collide they become very hot, so they become red, and they will not come at zero separation. When they collide, इनके सरफेस को कोलाइड करने देंगे, ऐसा प्रीवियस ईयर में था। ओके, सो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी बचा रह गया, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी बचा रह गया, and that distance is 3r. So how much they have moved? 12r minus 3r they have moved is equal to x1 plus x2. एक ने गए हैं आगे x1 और दूसरा गया है पीछे x2, so x1 plus x2, और 9r is x1 plus x2, so x1 and x2 is x1 by 2, और 9r is equal to 3x1 by 2, or x1 is 6r and obviously x2 will be 3r. तो मास के इनवर्स रेशियो में इनके डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। ओके, सो टू समराइज, जब भी दो बॉडीज में इंटरेक्शन होता है तो ये कहा था काइनेटिक एनर्जी का रेशियो रिवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में होगा, इनके काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो रिवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में होगा। हेलो हेलो हेलो, इसमें कोई और वे नहीं है सॉल्व करने का? मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह इसमें नहीं लगेगा? देखिए कोई और तरीका नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी कीजिए तो भी वही आए ना हम। देखिए जो मैं बस तरीका बदला है, लेकिन हेडिंग तो सेम था, मेरा कॉन्सेप्ट सेम था, लिखिए उसको। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन लिखते लिखते बोर हो गए तो तरीका थोड़ा बदल लेता हूं, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों का, ये लिख दिया। सो 0, एक का मास है m, डिस्प्लेसमेंट x1, दूसरे का मास है 2m, डिस्प्लेसमेंट x2। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट्स मैंने एक का राइट लिया है, दूसरे का लेफ्ट लिया है, तो इसको माइनस करिए, माइनस x2, और x1 इज इक्वल टू 2x2, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिलकर है 9r। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। इनको प्लेस कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो इन्हें ध्यान रखिएगा।